तो जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो है अगला पार्ट लाए हैं वीडियो, जिसमें कि पार्लियामेंट से ही रिलेटेड चल रहे हैं, यानी कि संसद से ही रिलेटेड चल रहे हैं। तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे ओथ के बारे में, यानी कि शपथ के बारे में। अब मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो भी जानकारी अभी आप लोगों को शेयर किए, उसमें जो सदस्य का चुनाव होते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव क्या है ये सभी बता दिए आपको, ठीक ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भी आप लोगों को बता दिए। तो अब हम इसमें जानेंगे ओथ के बारे में, शपथ के बारे में। तो उम्मीद है कि ये जो नोट्स एनालिसिस करेंगे आप लोग भी उसी दृष्टि से देखिएगा जिस दृष्टि से हम अब इनको देख रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक संकेत ही काफ़ी रहता है, क्या कि नोट्स जब तैयार किए हैं। तो देखिए जैसे कि हम इसमें लिखे हैं, तो आप लोगों को बता दें कि हो सकता है संभवतः यदि यहाँ पे हिंदी राइटिंग में कुछ गड़बड़ी होंगे तो आप लोग कृपया करके वही राइटिंग को कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मेरा भी मतलब हिंदी लिखा हुआ सही करने का मौका मिल जाए, ठीक ना। तो बाकी खुद से तैयार किए हैं तो आप लोग देखिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए एनालिसिस प्रारंभ करते हैं, यानी कि ये संसद से रिलेटेड है, यानी कि ओथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शपथ। अब आप बताइए लोकसभा संसद जो है, लोकसभा संसद में कितने सीट होते हैं? टोटल सीट, कुल सीट तो 552 था ना। 530 राज्यों से होते हैं और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से सीट होते हैं। तो टोटल 30-20-50 हो गए, यानी कि 550, और 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 52, टोटल 552 सीट होते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में कितने हैं? तो 543 सीटें हैं। तो 543 सांसद यदि आ रहे हैं पार्लियामेंट में, जब आए संसद भवन में, तो क्या वहाँ पे जो है 543 को कौन शपथ दिलाएंगे? तो प्रश्न यहाँ पे यही बनते हैं। तो इन सभी को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तो क्या यहाँ पे संभव है कि सभी को राष्ट्रपति ही शपथ दिला पाएंगे? तो इसके लिए क्या उपाय है, किस तरह से राष्ट्रपति अपना मतलब कारोबार को संभालते हैं, उनके बारे में भी चर्चा है थोड़ा सा। उनके बाद ज़्यादातर तो मेन फोकस रहेंगे ओथ पे, शपथ पे। तो देखिए लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो है कितने 543 सांसद रहते हैं, और इन सभी को लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, यानी कि राज्यसभा में कितने सांसद हैं? 245 एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो 245 सांसद को कौन शपथ दिलाते हैं? 543 और 245 राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संसद को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति दिलाया तो ठीक, नहीं तो राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट कर सबको शपथ दिलाते हैं। सॉरी वोटिंग आ रही थी, शपथ दिलाते हैं, ओथ करवाते हैं, ठीक ना। तो अब बता दें कि जो व्यक्ति को चुनते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उनको स्वयं खुद उनको शपथ दिला देते हैं, और उनको ये कहा जाता है कि आप जो है इन समस्त संसद, जितने भी संसद हैं, जैसे 543 हो गए और 245 हो गए, सभी का शपथ ग्रहण आप करिए, ठीक है ना। सभी का शपथ ग्रहण आप लीजिए। और एक इनका 2 काम रहते हैं, एक शपथ लीजिए और दूसरा रहता है कि एक स्पीकर या चेयरमैन या तो अध्यक्ष का चयन कीजिए आप। किसको ये काम दे देते हैं राष्ट्रपति? एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसी संसद भवन में से उनको चुनते हैं। तो जिसे हम उनको जो है जैसे तत्काल प्रतिनिधि कर सकते हैं इसका, जब तक कि स्पीकर या चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ है तब तक ये रहेंगे। जो कौन? राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति रहता है। और राष्ट्रपति किसको चुनते हैं? वैसा व्यक्ति को चुनते हैं जो अनुभवी हो, ठीक ना। तो ऐसा थोड़ी है किसी को भी चुन देंगे, तो चुनते हैं जो अनुभवी हो, जो पिछले बहुत ही मतलब अनुभवी टाइप का जो रहते हैं कैंडिडेट, उनको व्यक्तिगत रूप से वो चुन लेते हैं। राष्ट्रपति का हित का बात है, तो राष्ट्रपति जाने किनको चुनना है किनको नहीं चुनना है, ठीक ना। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लेते हैं, तो वो व्यक्ति सभी को जो है क्या कहते हैं? ओथ दिलाते हैं, यानी कि शपथ दिलाते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम टॉपिक में लिखे हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने से पहले अथवा अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले जो है राष्ट्रपति द्वारा अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक ना। अब बताइए यदि 543 और 245 ये लोकसभा और राज्यसभा का संसद यदि शपथ ग्रहण कर लिए, कोई भी व्यक्ति है यदि अब वो जॉब में एंट्री ले लिए, तो आप क्या वहाँ पे बात आएंगे ना कि उनका सैलरी कितना होंगे, सैलरी होंगे तो क्या पेंशन मिलेंगे कि नहीं। तो इस तरह से अब जो है इन लोगों के बारे में शपथ, तो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। शपथ ओथ के बारे में शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। याद रखिएगा लोकसभा संसद और राज्यसभा संसद के सदस्य को शपथ दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति, ठीक ना। या नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया प्रतिनिधि। क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे वेतन या पेंशन के बारे में, ठीक ना।
तो देखिए सैलरी की बात करें तो संसद द्वारा ये निर्धारित की जाती है, ये संविधान में लिखा हुआ है। और पेंशन की बात करें तो ये जो है संविधान में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसमें या तो संसद लोग अपना बैठक करके ये लोग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो इनका संविधान में कोई लिखित नहीं है, लेकिन संसद चाहे तो दे भी सकती है। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे देंगे कि निम्न में से कौन सा संविधान में वर्णित नहीं है। ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, या तो सैलरी या तो पेंशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है पेंशन को अनटिक करना, यानी कि वो गलत हो जाएंगे, जैसे सैलरी को टिक। सैलरी के बारे में संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है प्रावधान, ठीक ना, लेकिन पेंशन के बारे में नहीं लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ये संसद के लिए ही छोड़ दिया। ये अपने से खुद तय कर सकते हैं, या तो ये दे भी सकते हैं पेंशन या ना भी दे सकते हैं, ये इनके ऊपर छोड़ दिया। इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ठीक ना। तो चाहे तो दे सकता है या तो नहीं भी दे सकता है। तो देखिए इसमें टॉपिक हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं संसद के दोनों सदनों, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों के सदस्य को वो वेतन प्राप्त होगा जो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संविधान में जो सैलरी यानी कि वेतन के बारे में संविधान में निर्धारित है, तो उसमें कोई फिक्स सैलरी निर्धारित नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि सभी संसद मिलकर के एक मेंबर्स के लिए जो सैलरी निर्धारित करेंगे वही सैलरी मिलेंगे। यदि 10 टका किए तो 10 रुपया मिलेंगे। एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, यदि मान लीजिए 20,000 मंथली कर दिए तो सभी को 20,000 मंथली ही मिलेंगे, उससे ना तो 1 टका ज़्यादा मिलेंगे और ना ही कम मिलेंगे। ऐसा हमारा संविधान भी कह रहे हैं। तो इसलिए ये निर्धारण करता है कौन, तो ये संसद के सदस्य खुद निर्धारण कर लेते हैं, ठीक है, निर्धारित करते हैं। और संसदों के पेंशनों के बारे में संविधान कोई भी प्रावधान नहीं करता है। हालांकि संसद सदस्यों की पेंशन के संदर्भ में प्रावधान कर सकती है, संसद जो है इनके बारे में प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं है, ठीक ना। तो अब हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। तो देखिए लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले जब शपथ नहीं लिए थे तो उससे पहले कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि कौन सभी को चला रहे थे, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो व्यक्ति चुना गया था वो चला रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बना, यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना, तो वो जो राष्ट्रपति द्वारा व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वो पुनः जाके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, ठीक ना, वो अपनी जगह पे जाके सीट ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो मतगणना के अनुसार जैसे 2024 3 जून को जो मतगणना हुआ, तो उस टाइम 543 सांसद थे लोकसभा में, और राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक बंदा था। ये एग्जाम्पल है मतगणना का, ठीक ना। तो वो बंदा जो है, अब कौन चुनता है, पहले भी बताया आपको, वो एक बंदा चुनता है जो कि अनुभवी होता है, ठीक ना, प्रोटेम स्पीकर उसको। और वो चुने हुए बंदा को क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, काहे कि समझा दिए। उनका 2 ही कार्य होते हैं, पहला राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं सभी का शपथ लेंगे, और दूसरा नए स्पीकर या चेयरमैन की नियुक्ति भी करवाएंगे, कौन, ये सदस्य, ठीक ना। और इनके बाद ये इनका काम समाप्त। वही यहाँ पे लिखे हैं, प्रोटेम स्पीकर के कार्य जो है 2 होते हैं। पहला तो 542 सांसदों को शपथ दिलाना, जितने सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा में उन सभी को शपथ दिलाएगी। उसके बाद पुनः वो अपनी जगह पे जाके सीट ग्रहण कर लेंगे। और दूसरा कार्य देते हैं नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना, ये जो कि आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर भी देखिए इसमें क्या लिखे हैं, आप लोग भी नोट्स तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये दोनों काम के बाद हट जाते हैं, ये पद समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो जाता है। मात्र यही 2 महत्वपूर्ण काम होते हैं इनका। तो प्रोटेम स्पीकर देखिए हेडलाइन आप भी लिख सकते हैं जैसे हमने लिखे हैं। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं। साधारणतः प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है, और राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को क्या शपथ दिलाती है। याद रखिएगा, प्रोटेम जो स्पीकर होता है उनको राष्ट्रपति खुद अपने से, यानी कि स्वयं जो है उनको शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख काम क्या होता है, सभी संसदों को जो है शपथ दिलाना, और दूसरा काम क्या होता है, एक नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं, ठीक ना। जब लोकसभा द्वारा नया लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है समाप्त हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रोटेम स्पीकर का कोई पद अस्थायी होता है,
प्रोटेम स्पीकर का पद जो है क्या होता है, अस्थाई होता है, वह अस्थाई पद नहीं है, ठीक ना। तो अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट सेशन, तो संसद का सत्र। तो संविधान में जो है बाबा साहेब ने लिखा लास्ट सेशन का लास्ट डे यानी कि अधिकतम 6 माह या 6 महीनों का गैप, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन का फाइनल डे, साल में कम से कम जो है 2 सेशन सत्र होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम 2 सेशन तो होना ही है, ऐसा बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है, ठीक ना, सत्र सेशन। अब जो है वर्तमान में बात करें एट प्रेजेंट, तो ये अभी वर्तमान में 3 सेशन होते हैं, पूरे 3 सत्र होते हैं, यानी कि 3 सेशन होते हैं, और तीनों सेशन को इस तरह से बांटा गया है। पहला होता है बजट सत्र, बजट सेशन, और दूसरा होता है मानसून सत्र, ठीक ना, मानसून सेशन। उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र, क्लियर है, शीतकालीन सत्र। तो अब बात करें बजट सत्र की, तो ये जो है लगभग फरवरी और मार्च के समय होता है बजट सत्र, जैसे कि अभी वर्तमान में 2025 में जो 1 फरवरी मार्च में बजट पेश किए हैं, तो आप लोग जान ही रहे होंगे किस तरह से बजट में परिवर्तन किए, उसके बारे में ज़्यादा क्या डिटेल से चर्चा करना है, बहुत ही हानि का न्यूज़ देख लीजिए बजट के बारे में, किस तरह से मिडिल फैमिली को बहुत बड़ा तोहफा दिया है हमारे प्रिय सीतारमैया, है ना, सॉरी नाम भूल गए हैं, शायद सीतारमन है, ऐसे कुछ नाम है बजट मंत्री का, ठीक है, एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में जो है, तो अभी बजट जारी किया। उसके बाद मानसून जो है, मानसून जून जुलाई और अगस्त के लगभग में ये सत्र होते हैं। उसके बाद अंतिम सत्र जो है शीतकालीन सत्र होते हैं, और ये वाला सत्र नवंबर दिसंबर के आसपास होते हैं, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं ये सत्र जो चलते हैं, ये सेशन जो चलते हैं, इनका प्रतिनिधित्व कैसे होते हैं। संसद टीवी आप यूट्यूब पे देखिएगा, संसद टीवी पे जो संसद के अंदर बहस सब होते हैं, तो उसमें सत्र सब होते हैं, तो उसमें जो है एक स्पीकर होते हैं माइक लेकर के सभी को अथी कर, तो यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं अध्यक्ष, और राज्यसभा में होंगे चेयरमैन, ठीक ना, चेयरमैन होंगे, और यहाँ पे स्पीकर होंगे, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि हमारे संविधान में कितने कम से कम कितने सेशन बताए गए हैं, तो हमारे संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कम से कम 2 सेशन को बताया, 2 सत्र होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 सत्र होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो ये फिक्स नहीं है, क्लियर है। और यदि गैप की बात करें तो 6 माह का गैप हो सकता है, कम से कम 6 माह का गैप, ठीक ना, अधिकतम 6 महीना, कम से कम अधिकतम 6 महीना का गैप कर सकते हैं, लेकिन 6 महीना के बाद पुनः आपको सत्र सेशन बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में बात करें तो कितना हो रहे हैं, 3, तीनों का बता दिए कौन कौन, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सत्र को, मतलब सेशन को कौन बुलाते हैं और सेशन को कौन ख़त्म करते हैं, ठीक ना। तो देखिए सेशन को जो है संसद का सत्र बुलाना, जिसे आहूत कहते हैं, समन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं समन, और हिंदी में कहते हैं आहूत करना, ठीक ना, प्रारंभ करना, आहूत करना, तो ये कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और ख़त्म कौन करेंगे, संसद का सत्र खत्म करना, यानी कि प्रोगेशन, हिंदी में कहते हैं सत्रावसान, तो ये कौन करेंगे, राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र को कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति, खत्म कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अब ये बीच का जो कंडीशन है, बीच में जैसे मान लीजिए स्पीकर या चेयरमैन जब सत्र प्रारंभ हो गए, तो उस बीच में यदि स्पीकर या चेयरमैन जब सत्र को कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने के लिए रोकता है बता करके, तो उसे स्थगन करते हैं। और ये कौन रोकते हैं, या तो स्पीकर रोकेंगे या चेयरमैन रोकेंगे। राष्ट्रपति का काम रहता है सबको मैसेज दे देना कि हाँ अब से आप लोगों का सत्र प्रारंभ है, उसके बाद वो साइड ले लेते हैं, और जब खत्म करने का समय आते हैं तब वो खत्म करते हैं। लेकिन इस बीच भी रुकते हैं, खत्म होते हैं, मतलब पूरा खत्म नहीं होता, रुक जाते हैं, सोचने विचारने, बहुत सा ऐसा है। तो सत्र को बीच में कौन रोक सकते हैं, या तो स्पीकर रोक सकते हैं लोकसभा में, या राज्यसभा में चेयरमैन रोक सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये यदि बता के रोक रहे हैं तो इसे स्थगन कहते हैं। वहीं सेम इसका अपोजिट, यदि ये बिन बताए रोक रहे हैं तो इसे अनिश्चितकालीन स्थगन कहेंगे। जैसे मान लीजिए जब सत्र को कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने के लिए बिना बताए, संसद को बताएंगे नहीं कि हम कब पुनः प्रारंभ करेंगे, बिना बताए बोल देंगे डिसमिस, मतलब सत्र को बंद कर देंगे और निकल जाएंगे, तो इसे कहते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन, क्लियर है।
तो उसके बाद ख़त्म कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति। ये टॉपिक समझ गए। तो अब हम बात करते हैं संसद के सत्र। तो संसद के सत्र के बारे में अभी हम वहाँ पे समझाए, तो इसमें जो टॉपिक लिखे हैं आप लोग भी देख सकते हैं। तो देखिए संसद के सत्र सेशन, समन आहूत कौन करते हैं, राष्ट्रपति, क्लियर है। प्रोगेशन यानी कि शस्त्रावसान कौन करते हैं, सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। अब लोकसभा यानी कि डिजॉल्व भंग कौन कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा को डिजॉल्व कौन करेंगे, यानी कि भंग कौन करेंगे, ये राज्यसभा जो है कभी भंग ही नहीं होते हैं, ठीक है। अब बताइए स्थगन कैसे होगा, स्थगन कौन करता है, तो ये स्पीकर करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे, और ये जो है टाइम बता के करेंगे, सॉरी ये जो है स्थगन होंगे टाइम बता के। और उसके बाद दूसरा जो है अनिश्चितकालीन स्थगन, ये भी स्पीकर या चेयरमैन करते हैं, और ये जब बिना टाइम बताए करते हैं तब अनिश्चितकालीन स्थगन होता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सत्र, जब सेशन, जब बैठक होते हैं संसद के पार्लियामेंट में, तो उसका टाइमिंग कैसे कैसे रहते हैं। जैसे टाइमिंग रहते हैं 11 AM से लेकर के 12 दोपहर तक जो है ये प्रश्नकाल का समय चलता है, यानी कि इस टाइम जो है संसद प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक ना, प्रश्न पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मंत्री को देना होता है। प्रश्न कौन करेंगे, संसद करेंगे, ठीक ना, और उत्तर कौन देंगे, मंत्री लोग देंगे। मंत्री कौन है इसमें, जैसे मान लीजिए PM बन गए, CM बन गए, राज्यपाल बन गए, तो सभी का अलग अलग जो PM TM ये सब मंत्रीगण हो गए, ठीक ना। और संसद सब जो हो गए पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक ना। तो सभी संसद प्रश्न करेंगे और उनको आंसर देना होगा मंत्री को, जो भी वर्तमान में एट प्रेजेंट मंत्री होते हैं, जैसे रेल मंत्री हो गए, परिवहन मंत्री हो गए, इस सभी को जवाब देना होता है, ठीक है। उसी के बाद जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो चलता है ये शून्यकाल चलता है। और शून्यकाल की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ, तो इंडिया में ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले शून्यकाल कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इंडिया में। शून्यकाल का मतलब होता है एकदम शून्य। अब क्या पूछेंगे और किससे पूछ देंगे, इनका कोई यानी कि कह सकते हैं शून्य रहते हैं, उस टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलता है ब्रेक, यानी कि लंच का टाइम, आप सब संसद खाना वाना खाएंगे। उसके बाद 2 बजे से पुनः 6 बजे तक चलेंगे लोकसभा का, और 2 बजे से 5 बजे तक चलेंगे राज्यसभा का संसद, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पे 2 बजे से 6 बजे इनका कर दिया, क्योंकि इनका संसद ज़्यादा होते हैं ना लोकसभा में। लोकसभा में कितना होते हैं, 543 के लमसम, और राज्यसभा में 245 के लमसम, ठीक ना। तो बहुत इसमें राज्यसभा में कम होते हैं, इसलिए इनका 5 बजे तक रखा है। तो अब इसी बीच जो है विधेयक आते हैं, विधेयक यानी कि बिल जिसे कहते हैं, कानून बनाने का प्रारूप जो है वो आते हैं, और उसके बाद प्रस्ताव आते हैं, मोशन। अब हम बात करते हैं इनके बारे में जो लिखे हैं, ठीक ना। तो देखिए अब इनके बारे में लिखे हैं, प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल कब से कब तक चलता है, 11 से लेकर के 12 बजे दोपहर तक क्या चलते हैं, प्रश्नकाल, यानी कि प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जो है क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ये 3 तरह से होते हैं। पहला होता है तारांकित प्रश्न, संसद जो है मंत्री से 3 तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला तारांकित प्रश्न, और दूसरा है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न की बात करें तो तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है, ये जो है मौखिक रूप से प्रश्न पूछते हैं, ठीक ना, बिना कुछ देखे मौखिक रूप से प्रश्न पूछेंगे, और इसका उत्तर भी जो है मंत्री मौखिक रूप से देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी मंत्री को उठा दिए, जैसे रेल मंत्री को उठा दिए, पूछ देंगे, इस रेल मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछ देंगे संसद की, आपके शासनकाल में इतने सारे रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रहा है और इनका जिम्मेदार कौन है। और उस टाइम जो रेल, बहुत तरह का प्रश्न बनते हैं, जैसे हाल ही में कुछ रेल का घटना हुए, रेल पटरी पर से उतर गया, तो ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि वहाँ पे रेल हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये मौखिक प्रश्न है, ठीक ना। उसके बाद होता है पूरक प्रश्न, इन्हीं में ये पूरक प्रश्न पूछते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि प्रश्नों के उत्तरों में से ही प्रश्न बन जाना। जैसे मान लीजिए पूछ देंगे कि ट्रेन पटरी पर से क्यों उतरा, तो उसमें प्रश्न बताएंगे कि कुछ इशू आ गया था तो ट्रेन पटरी पर से उतर गए होंगे। अब यहाँ से ये प्रश्न पूछ देंगे कि इशू क्यों आ गया था। तो इस तरह से प्रश्नों से प्रश्न बनाना, उन्हीं को पूरक प्रश्न कहते हैं, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं पूरक प्रश्न जो है उत्तरों में से ही प्रश्न बनते हैं और उनका जवाब देना होता है किनको, मंत्री को, क्लियर है। उसके बाद आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न को कहते हैं लिखित प्रश्न पूछते हैं, यानी कि इसमें जो है संसद लिखा हुआ रहेगा और वही लिखित प्रश्न पूछेंगे, किससे, मंत्री से, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें लिखित प्रश्न पूछेंगे तो जवाब भी तो उधर से लिखित ही आएंगे ना। और दूसरा प्रश्न होता है पूरक प्रश्न, इसमें नहीं पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न में जो है इसमें पूरक प्रश्न नहीं। पूरक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, मान लीजिए यदि वो लिखित प्रश्न पूछे तो उधर से मंत्री यदि लिख करके दे ही दिए तो अब उसमें से प्रश्न थोड़ी बनाएंगे, क्या वहाँ पे
इसलिए इसमें से पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न का अर्थ होता है मौखिक और पूरक पूछेंगे। इसमें मंत्री को जो है 10 दिन पहले सूचना देना होता है कि आपसे इस टॉपिक से हम प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? तो उससे प्रिपरेशन करके आते हैं मंत्रीगण, ठीक? तो इसीलिए जो है इन्हें मौखिक और पूरक प्रश्न पूछेंगे। इसमें सभी दोनों मिला हुआ रहता है क्योंकि 10 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है, ठीक है? तो इसी में हम देखिए नोट्स के रूप में लिखे हैं, जैसे संसदीय गतिविधियों की प्रक्रिया। राष्ट्रपति समय समय पर संसद की बैठक बुलाने के लिए संसद के सत्र को आहूत करते हैं, लेकिन संसद के सत्र को 2 सत्रों के माध्य अधिकतम समय अंतराल अधिक से अधिक 6 माह का होता है। ये संविधान में बताया गया है, जैसे आपको बताया पहले, ठीक है? तो दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो संसद की बैठक साल में लगभग 2 बार होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में साधारणतः संसद के सत्र 1 साल में 3 बार होते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। उसी वही हम बात करें संसद का दिन का जो दिनचर्या होता है, तो उनको हमने यहाँ पे समझा दिए। तो 11 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक कौन सा काम करते हैं? प्रश्नकाल का कार्य होता है। और प्रश्नकाल में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो इसमें तीनों का डेफिनेशन हम समझा दिए। अब हम बात करेंगे प्रतिदिन का दिनचर्या, जो संसद का जो दिन प्रतिदिन का दिनचर्या होता है, यानी कि प्रश्नकाल कब से कब तक चला? 11 बजे से लेकर के 12 पीएम तक। और संसद की बैठक का पहला घंटा इसके लिए जो है आवंटित होता है, किसके लिए? प्रश्नकाल के लिए। इस समय में संसद प्रश्न पूछते हैं और मंत्रीगण जो है क्या करते हैं? उत्तर देते हैं। और प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। ये तो क्लियर है। तारांकित प्रश्न का मतलब होता है इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछने की जो है इसमें अनुमति होती है। दूसरा बात किया हम अतारांकित प्रश्न, जिसमें कि उत्तर लिखित दिया जाता है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि इसमें लिखित प्रश्न पूछा जाता है और लिखित उत्तर भी उधर से आ जाते हैं। तो तीसरा आ जाता है अल्प सूचना प्रश्न, जिसका कि उत्तर मौखिक दिया जाता है, जो कि 10 दिन की सूचना देकर के उनको बताया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में संसद के बारे में। संसद का जो अगला बैठक होते हैं, जैसे मान लीजिए 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक शून्यकाल आते हैं। शून्यकाल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ब्रेक के बारे में बात करेंगे और इधर कार्य जो है वो अगले क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को नोट्स अच्छा लगा और यदि कहीं कुछ त्रुटियाँ गड़बड़ी हो गए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई और कहाँ-कहाँ आपको लगा शब्द में कि हम थोड़ा गड़बड़ लिख दिए हैं, तो कमेंट में आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि उसको हम फिर से सुधार सकें। क्योंकि यहाँ पे हम खुद जो है बैठ के प्रिपरेशन करके खुद से नोट्स तैयार कर रहे हैं, इसीलिए कोई टीचर का भी सहारा नहीं ले रहे हैं, ताकि हम टीचर को दिखाएँगे तो टीचर हमको बताएँगे कि यहाँ गलती है, इस तरह से ये करना। तो इस दृष्टि में आप लोग ही इसमें सहायता कर सकते हैं। बाकी कमेंट के माध्यम से बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए लव यू, ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय बाय।